उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं में राजनीतिक विज्ञान का एक विषय बिंदु हमारा चल रहा था, शक्ति, सत्ता और वैधता। उस शक्ति के सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ रहे थे। शक्ति के दो सिद्धांत पूर्व में हमने पढ़े हैं। एक तो था वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत और दूसरा जो सिद्धांत था वो था विशिष्टवाद का सिद्धांत, यूं कहे तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। दो सिद्धांत हमने पढ़े, पहला वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, दूसरा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। दोनों में यही है कि इसमें भी ये मार्क्स की विचारधाराओं से प्रभावित था। इसमें दो वर्ग बटे थे, एक शोषक वर्ग था, एक शोषित वर्ग था, एक जमींदारा वर्ग था, बुर्जुआ वर्ग, और दूसरा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग था जिसको हम यूं कह सकते हैं शक्तिहीन वर्ग, जिसका एक नाम दिया सर्वहारा वर्ग। तो दो वर्ग इसमें बांटे गए थे, एक बुर्जुआ वर्ग कहलाया, दूसरा सर्वहारा वर्ग। अब बुर्जुआ का मतलब जो बड़ी बड़ी इमारतों वाले मालिक थे, जो बड़े बड़े सेठ थे, धनी धनाढ्य व्यक्ति थे, वो बुर्जुआ वर्ग में आते थे, और जो कमजोर मजदूर वर्ग जो था वो सर्वहारा वर्ग में आता था। दूसरा जो सिद्धांत था वो सिद्धांत था विशिष्ट वर्ग। विशिष्ट वर्ग में वे लोग आते थे जो डॉक्टर से, राजनेता, प्रशासक, वकील, उद्योगपति के रूप में कहीं न कहीं पॉपुलर थे, उनका नाम इसमें लिया जाता था। अगला जो सिद्धांत आता है उस सिद्धांत में आता है नारीवाद का सिद्धांत। देखिएगा, बखूबी नारीवाद का सिद्धांत लैंगिक क्रियाओं के आधार पर था। लैंगिक का मतलब लिंग के आधार पर उसका विभाजन होना। अभिप्राय क्या है कि नारीवादी सिद्धांत में समाज में शक्ति के विभाजन का आधार क्या था? लैंगिक का आधार था। लैंगिक का मतलब लिंग के आधार पर, मेल और फीमेल के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया था। पुरुष जो था वो कहीं ना कहीं शक्ति संपन्न था, शक्ति का पर्याय पुरुष हुआ करता था। पुरुष जो है उसका प्रभाव ये था देखिएगा कि समाज की सारी शक्ति किसके पास थी? पुरुष वर्ग के पास स्थित थी, जो महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे। अतः इस आधार में यूरोप में जो है नारी मुक्ति के आंदोलन प्रारंभ हुए, जो पुरुषों के पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंत करना चाहती थी। मैं यूं कहूं कि भारत की सांस्कृतिक एकता की बात करें, भारत की विचारधारात्मक एकता की बात करें, तो भारतीय विचारधारा लग रही है यूरोपीय विचारधारा की। आप देखिएगा कहीं न कहीं मैं भारतीय विचारधारा की बात करूंगा तो भारतीय विचारधाराओं में यदि आप नारीवादी सिद्धांत को पढ़ते हैं तो भारत में जैसा कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारतीय संस्कृति तो ये रही है कि यहाँ नारी और स्त्री और पुरुष को दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया था। लेकिन यूरोप में क्या था, और यूरोप के साथ साथ यदि आप मुस्लिम कंट्रीज यदि आप देखते हैं तो वहाँ कहीं न कहीं हिंसात्मक जो तरीका होता था कि पुरुष अपनी शक्ति का आधार जो है, शक्ति का जो प्रभाव है वो स्त्री पर दिखाया करता था, और स्त्री जो है वो शोषण का शिकार होती थी। और इसी के आधार पर यह आंदोलन चला। इसमें दो वर्ग थे, एक पुरुष प्रधान सत्ता थी और दूसरी कहीं न कहीं स्त्री जो है वहाँ संघर्षशील हुआ करती थी। तो स्त्री मुक्ति के आंदोलन जो है वो इसमें चले और पुरुष को पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंत करना चाहते थे। पुरुष जो है उनको तो पितृ की सत्ता जो है पुरुषों को ही प्राप्त होती, जो पुरुषों की। तो यूरोपीय आंदोलन की बात करें तो यहाँ क्या था कि नारी मुक्ति के आंदोलन चले और पुरुष के पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंत करना चाहते थे। ये आंदोलन जो थे ना, ये कहीं ना कहीं जो पुरुष था उसके पास क्या था कि उसकी पिता की सत्ता उसी के पास आती थी, और कहीं ना कहीं उसकी सत्ता, पिता की सत्ता की उसके पास आने की जो प्रक्रिया थी इसका अंत करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि केवल पुरुष का ही, एक राजा के बेटे का ही राजा बनने का अधिकार नहीं होता, उसकी जो बेटी है वो भी ये अधिकार रख सकती है। यदि यूँ बात करें, बिना आंदोलन की बात करें तो हमारे यहाँ सुल्तान का मतलब केवल राजा होता था। तो हमारे यहाँ महिला सुल्तान भी हुई है जिसका नाम रजिया सुल्तान था, जो पितृसत्तात्मक का एक उदाहरण है कि स्त्री जैसे किस तरीके से भारत में बराबर है, क्योंकि भारत में मताधिकार और विचारधारा के आधार पर महिलाओं को बराबर का दर्जा है। क्योंकि हमारे यहाँ नारी की भी पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है। और देवी शक्ति में आप देखोगे राम के पहले सीता आती है और कृष्ण के पहले राधा आती है, इसलिए नाम राधा कृष्ण और सीताराम निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी निकल करके आती है। आगे आता है बहुलवाद का सिद्धांत। देखिएगा कि अब तक आपने पढ़ा वर्ग भेद,
वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट जो वर्ग विशिष्ट जो था विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, तीसरा नारीवाद सिद्धांत। इन तीन सिद्धांतों में एक समानता है और बहुलवाद की अपेक्षा। अब बात करते हैं कैसे है कि तीनों सिद्धांतों में दो वर्ग हुए। पहले में क्या हुआ, आर्थिक बुर्जुआ वर्ग, सर्वहारा वर्ग, दूसरे में विशिष्ट वर्ग और दूसरा वर्ग एक और था जो कि कमजोर तबके से आता था। नारी में भी पुरुष सत्ता और स्त्री सत्ता, दो सत्ता का बात उसमें कही। लेकिन बहुलवाद में क्या था कि शक्ति का विभाजन का चौथा ये सिद्धांत है और इस सिद्धांत का जो बात करते हैं तो ये उपयुक्त तीनों से अलग है। क्यों है? क्योंकि वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत और विशिष्ट वर्गवाद और नारीवाद का तो दावा ये था कि इसमें जो शक्ति का विभाजन होता था, डिवाइडेशन ऑफ पावर, वो दो वर्ग में ही हुआ करता था। शक्ति का प्रयोग समाज के दो वर्गों में ही विभाजित था, जिसको एक तो कहते थे शक्तिशाली वर्ग, दूसरा होता था शक्ति विहीन वर्ग या शक्तिहीन वर्ग। एक वर्ग तो कहलाता था शक्तिशाली और दूसरा कहलाता था शक्तिहीन। केवल दो वर्गों में इसका विभाजन हुआ करता था, दो वर्गों में इसको बांटा करते थे। लेकिन जो बहुलवादी था, जो डिफरेंट था, जो सबसे अलग था, इस सिद्धांत में क्या था कि जो शक्ति थी, जैसे मान लीजिए शक्ति है तो ये एक या दो वर्ग के हाथ में न होकर के सबके बराबर वितरण की जाती थी, यानी शक्ति का बंटवारा समूह के रूप में होता था। तो आप ये देख सकते हैं कि जो बहुलवादी सिद्धांत है, इस बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार जो शक्ति है वो सारी शक्ति समूह में बटी होती थी और एक वर्ग के हाथ में न होकर के अनेक समूह में बटी होती थी। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन समूह के बीच सतत सौदेबाजी होती थी। सतत सौदेबाजी का मतलब कभी वो समूह भारी होता था, कभी दूसरा समूह, तो एक दूसरी जो है मिल बांट करके इस व्यवस्था को चलाया करते थे। अतः शक्ति का आधार पर समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती थी, यह भारतीय अवधारणा है। और याद रखिएगा कि बहुलवादी सिद्धांत की कहाँ की अवधारणा है? ये भारत की अवधारणा है, भारतीय अवधारणा है, जो शोषण और वर्ग संघर्ष पर आधारित नहीं होकर के उत्तरदायित्व पर आधारित थी, जिसकी मान्यता थी कि शक्तिशाली होने का अर्थ है सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी के जन का हित हो और सभी जन सुखी हो, ऐसी कल्पना इसमें की गई। सार्वजनिक हित के लिए ही अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, स्वयं के लिए न होकर के सार्वजनिक हित की बात करें। राजा जो है केवल अपने लिए नहीं लड़ता था, अपनी प्रजा के लिए भी लड़ा करता था और इसमें शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाकर समृद्ध समाज की स्थापना पर जोर दिया। इसमें कहा कि जो शक्तिहीन वर्ग है, जो पिछड़ा तबका है, उसको भी उठाया जाए, उसको भी आगे बढ़ाया जाए और इस तरीके से उसको शक्तिशाली बनाया जाए। तो ध्यान रखिएगा कि इन तीनों सिद्धांत, चार सिद्धांतों में से चौथा सिद्धांत बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। वो आपसे पूछ सकता है कि बहुलवाद का सिद्धांत क्या है, ऐसा माध्यमिक शिक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद होता है, आपने पावर पढ़ा, अब पढ़ते हैं ऑथोरिटी। शक्ति क्या होता है? शक्ति हमने पढ़ ली है। शक्ति के बाद सत्ता। शक्ति और सत्ता का क्या रोल है देखिएगा। जहां प्राचीन और मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं को यदि देखा जाए तो वहां शक्ति की अवधारणा महत्वपूर्ण रही है। जिस राजा के पास शक्ति है उसी का सत्ता है। और हमारे यहाँ एक लोकोक्ति चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस का मतलब उसी का अधिकार है जिसके पास ताकत है। वही आधुनिक लोकतंत्र की व्यवस्था में सत्ता की अवधारणा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शक्ति प्रत्येक जगह सही नहीं हो सकती। अनेक बार हम शक्ति के भय के कारण मजबूरी में उसे स्वीकार करते हैं। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम, आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मान करके स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। जब हम किसी बलशाली के आदेश की पालना करते हैं तब उसकी आज्ञा का पालन का आधार शक्ति होता है। जबकि हम चौराहे पर यातायात पुलिस के सिपाही के इशारे पर रुकते हैं तब वह सत्ता का प्रतीक होता है। देखिएगा दो अंतर इसमें दिए। इन्होंने कहा कि शक्ति प्रत्येक जगह सही नहीं है। अनेक बार हम शक्ति के भय के कारण मजबूरी में उसको स्वीकार करते हैं। हमारी मजबूरी है क्योंकि वो शक्ति के भय है, इसलिए हम उसको स्वीकार करते हैं। जैसे मान लीजिए सत्ता जो है वो किसी व्यक्ति की, संस्था के नियम आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मान करके स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। अभिप्राय यह है कि जो सत्ता की बात करें
तो सत्ता तो स्वेच्छा से निर्देशित करने वाला गुण है, अपनी इच्छा से उसका पालन करना। जैसे कोई नियम हुआ, कोई संस्था हुआ, उसको आदेश के ऐसे गुणों का इसलिए पालन करता है कि उसकी स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाए। कभी कभी सत्ता जो है उसको मजबूरी करती है। जैसे मान लीजिए कि एक आदेश निकल करके आया कि सभी विद्यालयों को लॉकडाउन रखना है, या कोरोना से वैश्विक महामारी से लॉकडाउन हुआ, तो ये कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये आदेशात्मक था और इसको उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन फिर कड़ाई से इसको सत्ता के द्वारा, सरकार के द्वारा इसको पालना करवाई गई, तो ये कहीं ना कहीं आदेश बड़ा कठोरता से होता है। आगे देखते हैं कि जब हम किसी बलशाली के आदेश की पालना करते हैं तब उसकी आज्ञा का पालन का आधार शक्ति होता है। क्या कहा कि कोई ताकतवर आदमी है और उसने कहा, जैसे मान लीजिए कोई क्लास में बहुत ही भारी व्यक्ति है, कोई क्लास का मॉनिटर है, क्लास के बच्चों को कहता है कीप साइलेंट, सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। वो इसलिए नहीं होते कि टीचर को कंप्लेन करेगा, वो इसलिए कि एक तो वो खुद पावरफुल है, खुद ताकतवर है। तो बलशाली का आदेश जो होता है वो आज्ञा पालन के आधार जो होता है उसका वो शक्ति होता है। दूसरा क्या होता है, हम चौराहे पर यातायात पुलिस की सिपाही के इशारे पर इसलिए रुकते हैं क्योंकि वो सत्ता का प्रतीक है। हम जानते हैं कि उसका प्रभाव है, वो उसका वर्चस्व है उस क्षेत्र में, इसलिए हमने वहां रुकने का प्रबंध किया। यदि उसकी जगह, उस सिपाही की जगह कोई आम आदमी यदि रोकने की कोशिश करता तो शायद हम नहीं रुक पाते। इस तरह शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ जाती है तब वह सत्ता कहलाती है। याद रखिएगा, शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है तभी सत्ता कहलाती है। दूसरे शब्द में यूं कहूं तो वैध शक्ति ही सत्ता कहलाती है। शक्ति का वैध होना, शक्ति का प्रूफेबल होना वही सत्ता है। बायरस्टेड ने इसे परिभाषित करते हुए कहा था कि सत्ता जो है वो शक्ति के प्रयोग, सत्ता जो है वो शक्ति के प्रयोग की संस्थापक अधिकार है। सत्ता जो है वो शक्ति के प्रयोग का संस्थापक अधिकार है। और आगे हेनरी पेयोल, याद रखिएगा कि ये परिभाषा को आपको लिखना है। बायरस्टेड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थापक अधिकार है। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थापक अधिकार किसने कहा? बायरस्टेड ने। आगे हम पढ़ते हैं, हेनरी पेयोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करने की शक्ति है। सत्ता क्या है? आदेश देने का अधिकार रखती है और आदेश का पालन कराने की शक्ति होती है। क्योंकि यदि सत्ता नहीं होगी तो उस आदेश की पालना नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं वर्चुअल रूप से आप यूँ कहिए कि सत्ता जो है आदेश देने का अधिकार भी रखती है और उसे पालन करवाने का प्रभाव भी। आगे पढ़ते हैं कि सत्ता के पालन करे अधिकार कौन से हैं। बेसिक फॉलोइंग द ऑथोरिटी। सत्ता के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करता है, या यूं कहूं कि प्रमुख रूप से सत्ता के पालन के निम्न आधार कौन कौन से हैं। तो देखिएगा कि वो क्यों करता है। तो पहला इसमें आता है विश्वास। पहला भाव जो है वो आता है विश्वास का। देखिएगा, सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है विश्वास, कॉन्फिडेंस। सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति विश्वास। सत्ता में जो बैठा हुआ है उसके प्रति, उसके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं या प्रजा है या सोचने वाले लोग हैं, उसके बारे में उसके प्रति विश्वास का होना। ये विश्वास जितना गहरा होगा, सत्ताधारी के आदेशों की पालना उतनी ही सरलता से होगी। उसके लिए उसे शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। उदाहरण के रूप में देखिएगा कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी ने जो काम किया, क्या किया क्या नहीं किया उसके प्रति एनालाइज नहीं करूँगा, लेकिन पाकिस्तान और वैश्विक क्षेत्र में या वैदेशिक प्रादेशिक क्षेत्र की बात करें तो जो सीमाएं थी उनको लेकर के उनकी जो कठोर डिसीजन है वो कहीं ना कहीं उन्हें सर्वमान्य नेता घोषित करती है। और यही कारण है कि जब सत्ता जो आदेश देती है तो उसकी पालना लोग उतनी ही सरलता से करते हैं जितना कि उसकी शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी में लॉन में खड़े होकर के थाली बजाएं, पूरा देश थाली बजाने लगता है। वो कहते हैं कि दीपक जलाएं तो पूरा देश दीपक जलाने लगता है। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास ही है इस सत्ता के प्रति कि ये है, इसीलिए हम सुरक्षित हैं। तो ये सारा विश्वास ही वो चीज़ है जिससे कि सत्ता जो है बनी रहती है। इसका एक उदाहरण मैंने आपको
दिया। बाकी का जो है हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।